गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। आज की जो हमारी क्लास है इसमें हमारा जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर रहे थे वही है, जिसमें हम 2018 का आरएस प्री है उसका सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें से हमने 2 क्लासें ले ली और हमने कितने उसमें 76 क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर लिए। उसके इर्द गिर्द जितने क्वेश्चन बनने थे वो सारे सोल्व कर लिए। अब आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम 77 से क्वेश्चन से है वो स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में ये पूरा का पूरा पेपर है हमें सोल्व करेंगे मैथ रीजनिंग के क्वेश्चंस को छोड़कर। रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन है मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं तो उस पर भी चर्चा करेंगे और बाकी के जो भी क्वेश्चंस बचे हैं हमारे वो सारे के सारे इसमें हम उनका सॉल्यूशन देखेंगे और उनके इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी हम देखेंगे, ताकि अगर आगे कोई क्वेश्चन हमारा आ जाता है एग्जाम में तो वो हमारा पूरा अच्छी तरह से अटेम्प्ट हो सके। तो क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी है। पीडीएफ वही आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। साथ में जो हमने 2D सक्सेस सीरीज है वो स्टार्ट की है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें मैं वही टॉपिक आपको करवा रही हूँ जिससे डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन है वो बनते हैं। आज की जो आपको 2D सक्सेस सीरीज में जो टॉपिक प्रोवाइड करवाया जाएगा वो आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी से होगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप सभी को वो सीरीज की एक भी क्लास है वो नहीं छोड़नी है। तो चलिए आज का जो टेस्ट है ये स्टार्ट करते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय विद्यार्थियों के लिए राजस्थान सरकार की मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत माता पिता की आय और पूर्व परीक्षा के प्राप्तांक का एक निश्चित संयोग रखने वाले विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो वह निश्चित संयोग है। हमें बताना है कि जो माता पिता की आय है वो कितनी होनी चाहिए और जो विद्यार्थी है उसके पूर्व परीक्षा में प्राप्तांक है वो कितने होने चाहिए। आय 1 लाख रुपए से कम और जो उसके प्राप्तांक है वो कम से कम 40%, 1.5 लाख से कम या 45%, 2 लाख से कम या 50% और 2.5 लाख से कम और 55%। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है थर्ड। माता पिता की आय है वो 2 लाख से कम होनी चाहिए और उसने जो अपनी पिछली क्लास में है जो अपने अंक प्राप्त किए हैं वो 50% कम से कम होने चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है थर्ड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2017-18 में राजस्थान में स्थिर कीमतों का पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर थी, यानी जो जीएसडीपी है उसमें इसने वृद्धि दर पूछी है और वो भी कौन से स्थिर कीमतों पर पूछी है। तभी मैं आपको बोलती हूँ कि जो आर्थिक समीक्षा है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्थिक समीक्षा और बजट से आपके हर बार है वो 10 से 12 क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। और जो आपका चैप्टर फर्स्ट है आर्थिक समीक्षा का वृद्ध आर्थिक परिदृश्यों का परिचय, उसी में से 2 से 3 क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं और ये वही है पहले चैप्टर से आपका क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें आपको राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर है वो पूछी है। ये 2017-18 के तो हमें अब याद नहीं करने की इसका आंसर क्या था, वैसे इसका आंसर ऑप्शन है फर्स्ट था। लेकिन हमें याद क्या करनी है, हमें आर्थिक समीक्षा 2000 आपको क्या याद करनी है 22-23 का है जो भी वो याद करना है। तो उसमें हमें देखना है कि उसमें आपकी जो वृद्धि दर है वो कितनी रही है, सॉरी 21-22 में आपकी जो इसमें स्थिर कीमतों में है वो वृद्धि दर कितनी रही है। तो इससे पहले मैं आपको ये दोनों तीनों चीज़ें एक साथ बता देती हूँ कि जो आपकी जीएसडीपी है जिसमें हमें आज क्या पढ़ना है, हमें देखना है 2022-23 की 2022-23 की हमें देखनी है। इसमें एक तो प्रचलित कीमत पर जीएसडीपी है वो क्या रही, स्थिर कीमत पर है वो क्या रही और साथ में इनमें है वो वृद्धि दर है वो क्या रही। ये तीनों चीज़ें हमें अच्छे से देखनी है और ये क्वेश्चन है मैं आपको हर एक दो दिन में ये क्वेश्चन आर्थिक समीक्षा प्रोवाइड करवाती रहती हूँ, रिकॉल करवाती रहती हूँ, क्योंकि इनसे क्वेश्चन है वो डेफिनेटली बनता है। अगर हम प्रचलित कीमतों की बात करें तो 2022-23 में प्रचलित कीमतों पर आपकी कितनी 14.14 लाख करोड़ 14.14 लाख करोड़ रही है। स्थिर कीमत की बात करें तो स्थिर कीमत पर आपकी 7.99 लाख करोड़ रही है। अगर हम प्रचलित कीमतों पर वृद्धि दर देखें, प्रचलित कीमतों पर जो वृद्धि दर है वो कितनी है, वो आपकी रही है 16.04%। अगर स्थिर कीमत की वृद्धि दर देखें तो स्थिर कीमत की वृद्धि दर रही है आपकी 8.19%। अब ये तो सिर्फ आपके डाटा के
हो गई, डाटा के हिसाब से हमें आंकड़े हो गए जो हमें याद करनी है। स्टेटमेंट में कैसे पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो स्थिर कीमतों की तुलना में प्रचलित कीमतों पर जो आपकी जीएसडीपी है तथा जो वृद्धि दर है, एक तो सीधी आपकी जीएसडीपी यानी 14.14 लाख करोड़ और एक आपकी वृद्धि दर 16.04%, दोनों ही अधिक है स्थिर कीमत से। तो ये स्टेटमेंट है, आपको पूछा जा सकता है, तो आपको डाटा के साथ साथ है अच्छे से उसे पढ़ना भी है ताकि स्टेटमेंट में आपका क्वेश्चन आ जाए वो हमारा बिल्कुल राइट हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन से आते हैं, तो आपके लिए आपको किस प्रकार ये याद करने हैं वो आप इस क्वेश्चन में आप समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट था। साथ में मैंने हमारे अभी 2022-23 की है वो भी मैंने आपको बता दिए, 2022-23 की जो आर्थिक समीक्षा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। हाल ही के वर्षों में राजस्थान के बजट की राजस्व प्राप्तियों में निम्न में से कौन सा मद है वो सर्वाधिक राजस्व प्रदान कर रहा है? केंद्रीय करों में हिस्सा, राज्य का कर राजस्व, गैर कर राजस्व और केंद्रीय अनुदान। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, राज्य का कर राजस्व। अब ये जो मैं 2018 का आपको पेपर सोल्व करवा रही हूँ, इसका क्या मीनिंग है? इसका यही है कि हमारे अब 2023 वाले में क्वेश्चन पेपर है वो कैसे आएगा, इन्हीं के अकॉर्डिंग आएगा कि पीछे आया हुआ है उनसे लगभग उनके इर्द गिर्द क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। राजस्थान में स्वावलंबन योजना का मुख्य उद्देश्य है निर्धन महिलाओं, विधवाओं, परित्यक्ताओं और ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार करना, बेरोजगार व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करना, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग की बेरोजगार महिलाओं को प्रशिक्षण देना और असंगठित क्षेत्र में रोजगार प्रदान करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, निर्धन महिलाओं, विधवाओं, परित्यक्ताओं और ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार करना स्वावलंबन योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस ताप विद्युत परियोजना की प्रतिस्थापित विद्युत क्षमता है वो सर्वाधिक है? सूरतगढ़, छबड़ा, काली सिंध और कोटा। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन है फर्स्ट है सूरतगढ़। जो सूरतगढ़ थर्मल पावर परियोजना है कहाँ पे है? श्री गंगानगर में है। कहाँ पे? श्री गंगानगर में है। और इसकी विद्युत क्षमता है वो कितनी है? 1500 मेगावाट। 1500 मेगावाट जो कि सर्वाधिक क्षमता है। तो राइट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। राजस्थान सरकार ने राज्य में प्रथम कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की है, यह कहाँ स्थापित किया गया है? अजमेर, सीकर, कोटा और जयपुर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ। कहाँ पे किया गया है? जयपुर में किया गया है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। राजस्थान के पर्यटन क्षेत्र में निम्न में से कौन सा अनुपम बिक्री प्रस्ताव नहीं है? पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन, जिसे साइड रेल बोलते हैं, किले, महल एवं हवेलियाँ, मेले एवं त्योहार और चिकित्सीय पर्यटन। तो चिकित्सीय पर्यटन है वो इसमें शामिल नहीं है। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन है फोर्थ। बाकी तो ये तीनों के तीनों है राजस्थान के पर्यटन क्षेत्र में अनुपम बिक्री प्रस्ताव है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा राजस्थान का तेल क्षेत्र नहीं है? ऐश्वर्या, मंगला, गंगा और सरस्वती। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड है। जो गंगा है वो राजस्थान में तेल का क्षेत्र नहीं है। अधिकांश भंडार है वो अधिकांश भंडार राजस्थान के 3 क्षेत्रों में कौन कौन से? आपका ऐश्वर्या, मंगला और सरस्वती। और एक आपका कौन सा होता है? भाग्यम। तो ज्यादातर है वो मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या में होता है। अधिकांश भंडार इन्हीं तीनों में मिल जाते हैं। लेकिन सरस्वती भी किसका है? राजस्थान का ये एक तेल क्षेत्र है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन। राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन सी झील है वो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP के अंतर्गत नहीं आती है? फतेह सागर झील, नक्की झील, स्वरूप सागर लेक और अन्ना सागर झील। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। स्वरूप सागर झील है वो आपके राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है। अगर राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम की बात करें तो इसमें 6 झीलें हैं वो राजस्थान की सम्मिलित की गई है। कौन कौन सी? एक तो आपके जयपुर की है कौन सी? मानसागर झील।
जयपुर की मानसागर झील। अजमेर की बात करें तो अजमेर की 2 झीलें शामिल है, कौन कौन सी? एक तो आपकी आना सागर झील और दूसरी आपकी पुष्कर झील, दूसरी पुष्कर झील। और अगर हम बात करें उदयपुर की, तो उदयपुर की भी 2 झीलें हैं। उदयपुर की 2 झीलें कौन कौन सी हैं? एक तो आपकी फतेह सागर झील और एक है आपकी पिछोला झील। और आपके सिरोही की बात करें, माउंट आबू की बात करें तो आपकी नक्की झील। तो ये 6 झीलें हैं जो आपके राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में आती हैं। राइट आंसर ऑप्शन 3। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। पश्चिमी राजस्थान में गरीबी कम करने के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रम किसके द्वारा समर्थित है? एशियाई विकास बैंक एडीबी के द्वारा, जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी जिका के द्वारा, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष IFAD तथा रतन टाटा ट्रस्ट के द्वारा, और कैनेडियन अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के द्वारा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपका कोष तथा रतन टाटा ट्रस्ट के द्वारा चलाई जाती है। तो राजस्थान में जो गरीबी उन्मूलन के अंतर्गत जो गरीबी को कम करने के लिए जो पहल की गई थी वो IMF के द्वारा ये कब स्टार्ट की गई या कब लॉन्च की गई थी? तो ये 2007 में लॉन्च की गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन 3। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। राजस्थान में पहली बार निम्न में से किस परियोजना में फव्वारा सिंचाई व्यवस्था को अनिवार्य किया गया, या फिर बूंद बूंद सिंचाई परियोजना? बूंद बूंद सिंचाई या फव्वारा सिंचाई व्यवस्था को अनिवार्य किया गया। परवन परियोजना, धौलपुर लिफ्ट परियोजना, नर्मदा केनाल परियोजना और तकली परियोजना। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। जो नर्मदा नहर परियोजना है उसी के द्वारा राजस्थान में पहली बार है वो बूंद बूंद सिंचाई परियोजना को अनिवार्य किया गया। और ये कहाँ पर है? गुजरात में जो सरदार सरोवर बांध है वह नर्मदा नदी पर है। तो गुजरात में सरदार सरोवर बांध से और नर्मदा नदी पर अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान के कौन से जिले इससे लाभान्वित होते हैं, तो राजस्थान की 2 जिले हैं, जालोर और बाड़मेर। और अब कौन सा? सांचौर भी नया जिला बन चुका है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन 3। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेल्यूलोसी रेशे का उदाहरण है? रेयोन, लीलन, जूट और नायलॉन। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4। नायलॉन है वो एक गैर सेल्यूलोसी रेशे का एग्जाम्पल है। राइट आंसर ऑप्शन 4। आगे बढ़े, अपना अगला क्वेश्चन। सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगें होती हैं एक्स किरणें, परा बैंगनी किरणें और अवरक्त किरणें और गामा किरणें। ये मैं 1 लाइनर क्वेश्चन भी आपको साइंस के और करंट अफेयर्स के 1-2 बार में क्लास लेके आई थी। आगे भी आपको 1-2 क्लास है वो ज़रूर और प्रोवाइड करवाऊंगी। क्यों? क्योंकि ऐसे 1 लाइनर क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनते हैं आपके जनरल साइंस से। तो वो क्वेश्चन है वो सीधे डायरेक्ट क्लास से भी आ सकते हैं। तो आपको ऐसी जो मैं 1 लाइनर साइंस और करंट की क्लास लेके आती हूँ वो ज़रूर देखनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसके राइट आंसर की बात करें तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। अवरक्त किरणें है वो टीवी रिमोट में यूज में ली जाती है। राइट आंसर ऑप्शन 3। आगे बढ़े, अपना अगला क्वेश्चन। ताम्र और सैदूषण से बचाने के लिए पित्तल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? टिन की, जिसे रांगा बोलते हैं, जस्ते की, एल्यूमिनियम की और शीशे की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 रांगे की यानी टिन की। और टिन की आपको पता होगा ये हमारे केमिस्ट्री का तत्व होता है जिसको किससे SN से प्रदर्शित करते हैं, जिसकी परमाणु संख्या क्या होती है? 50 होती है। तो आप याद रख सकते हैं 50 होती है तो SN इस प्रकार लिखा जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? टिन बोलते हैं। इसकी परत है पित्तल के बर्तनों पर चढ़ाई जाती है। आपने कई बार देखा होगा, अपने घर में भी देखा होगा, जब बारिश का मौसम होता है या फिर जब कभी नमी वाला होता है तब जो हमारे पित्तल के बर्तन होते हैं वो थोड़े से ऐसे ब्लैक और थोड़े ग्रीन वे से हो जाते हैं, थोड़े थोड़े हरे रंग के और है ना ब्लैक से हो जाते हैं। तो वो किस वजह से होते हैं? वो ताम्र सैदूषण से होती है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। पैरा उच्च आवर्ती अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी की तरंगें साधारणतः संचारित की जाती है भूतरंगों के रूप में, आकाश तरंगों के रूप में,
अंतरिक्ष तरंगों के रूप में और पृष्ठ तरंगों के रूप में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है थर्ड, अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। जो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी होती है वो चुंबकीय विकिरण की एक पट्टी होती है, चुंबकीय विकिरण की एक पट्टी होती है। इसमें अगर हम इनकी आवृत्ति की बात करें तो इनकी आवृत्ति है वो 300 मेगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज 3 गीगाहर्ट्ज तक इनकी है वो आवृत्ति होती है। और इन्हीं है डेसीमीटर पट्टी भी कहते हैं और इन्हें तरंग पट्टी भी कहते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? तरंग पट्टी भी बोलते हैं, तरंग पट्टी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है थर्ड हो जाएगा। आपसे कभी बार ये आवृत्ति पूछी जा सकती है इनकी कि ये कहाँ तक होती है, तो आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर की मशीनी भाषा आधारित है अमूर्त बीजगणित पर, आव्यूह बीजगणित पर, बूलियन बीजगणित पर और रैखिक बीजगणित पर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन है थर्ड, बूलियन बीजगणित पर। अगर हम मशीनी भाषा की बात करें तो ये मशीनी भाषा है वो कंप्यूटर की है एक आधारभूत भाषा है, कंप्यूटर की आधारभूत भाषा है मशीनी भाषा। ये केवल 0 और 1 2 अंकों के प्रयोग से निर्मित होती है, एक श्रृंखला होती है और एकमात्र जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है जो कि कंप्यूटर द्वारा सीधे सीधे समझी जाती है वो है मशीनी भाषा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है थर्ड हो जाएगा। आगे बढ़े, अपना अगला क्वेश्चन। ब्लूटूथ तथा वाईफाई में निम्नलिखित में से कौन सा अंतर है वो सही है? ब्लूटूथ है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज रेडियो आवृत्ति पट प्रयुक्त करता है, जबकि वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज अथवा 5 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति पट प्रयुक्त कर सकता है। ब्लूटूथ केवल बेतार स्थानीय क्षेत्र जाल यानी WLAN के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि वाईफाई केवल बेतार विस्तृत क्षेत्रीय जाल के लिए प्रयुक्त होता है। ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी प्रयोग कर रहे दो उपकरणों के बीच जब सूचना प्रेषित की जाती है तब दोनों उपकरणों का एक दूसरे की दृष्टि रेखा में होना आवश्यक नहीं है, और इन संदर्भ में दोनों कथन सही है, यानी आपका जो कथन फर्स्ट है और कथन सेकंड है ये दोनों सही है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है फर्स्ट, कि जो ब्लूटूथ है उसकी वो आवृत्ति यूज करती है 2.4 गीगाहर्ट्ज रेडियो आवृत्ति, और वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज से 5 गीगाहर्ट्ज तक जो आवृत्ति पट है वो यूज कर सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, हमें देखना है कि कौन कौन से है वो सुमेलित है। इस साइड इसरो के बिंदु यानी इसरो के जो केंद्र हैं, जो सेंटर है वो दे रखी है, और इस साइड है वो स्थान दे रखी है कि वो कहाँ पर स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC, इसका जो आपका सेंटर है वो त्रिवेंद्रपुरम केरल में है, बिल्कुल सही है। UR राव उपग्रह केंद्र बेंगलुरु कर्नाटक, बिल्कुल सही। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र देहरादून उत्तराखंड। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान हैदराबाद तेलंगाना। तो आपके फर्स्ट और सेकंड दो सही हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फर्स्ट। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीहर्बल उत्पाद रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित नहीं किया गया? इसमें एमटूथ, लुकोस्किन, नोकडुर्ना और एग्जिट। तो आप हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, नोकडुर्ना है वो DRDO के द्वारा विकसित नहीं किया गया, तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। भारत का पहला दर्शनीय सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाला स्वदेशी अभिकल्पित एवं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित प्रक्षेपास्त्र है? पृथ्वी, अग्नि, अस्त्र और आकाश। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, कौन सा है? अस्त्र है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। PSLV-C 37 के द्वारा एक ही उड़ान में 15 फरवरी 2017 को सफलतापूर्वक कितने उपग्रह प्रमोचित किए गए थे? तो इसमें जो राइट आंसर तो होगा वो होगा ऑप्शन 2, 104। लेकिन ये है आपके करंट का क्वेश्चन है, जो हमें पता है कि जो साइंस टैग में जो टैग के क्वेश्चन बनते हैं वो ज़्यादातर जो करंट में होते हैं वही बनते हैं। तो आप याद रखना, आपको चंद्रयान
फर्स्ट सेकंड और थर्ड अच्छे से याद करके जाने हैं। और इस पर मैंने एक वीडियो भी बना रखी है आपके लिए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों को अच्छे से समझाया है। आप कहोगे तो आपको टू दी सक्सेस सीरीज में एक वीडियो में इन चंद्रयान पर एक और ले आऊंगी, जिसमें हम तीनों के तीनों चंद्रयान जो हमारे गए हैं वो अच्छे से कवर हो जाएंगे। आप देखना आपके 1 से 2 क्वेश्चन है इससे जरूर पूछे जाएंगे। अभी आदित्य L1 फर्स्ट उसे भी लॉन्च किया गया है, तो उसे भी आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि इनसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। और ये जो मैंने आपको क्लास करवाई थी इसमें मैंने आपको 25 से 30 क्वेश्चन करवाए थे। क्वेश्चन फॉर्मेट में आपको अच्छे से मैंने तीनों के तीनों चंद्रयान है अच्छे से याद भी करवाए थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। एक कण जिसकी कम से कम एक विमा 10 की पावर 7 मीटर से कम हो वो कहलाता है माइक्रो पार्टिकल, मिली पार्टिकल, नैनो पार्टिकल और मैक्रो पार्टिकल। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन थर्ड है, नैरो पार्टिकल है आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलान करना है और फिर नीचे जो कोड दिया होता है उसको हमें चुनना है। कॉलम फर्स्ट में है ये शर्करा दे रखी है और कॉलम सेकंड में ये दे रखे, तो हमें बताना है इनका मिलान करना है। सबसे पहले आपकी कौन सी है? आपकी है द्राक्षा शर्करा। द्राक्षा शर्करा की बात करें तो इसमें हमारा क्या होगा? ये होगी आपकी फोर्थ ग्लूकोज। फल शर्करा की बात करें तो फल शर्करा में हमारा होगा फ्रक्टोज। दुग्ध शर्करा की बात करें तो लैक्टोज। दूध का जहां भी नाम आए तो आप देख लेना, लैक्ट जहां भी नाम दिख जाए आपको तो ये दूध से संबंधित होगी। चाहे आपके दूध हो गया, दही हो गया, मतलब दूध से बना प्रोडक्ट कहीं भी आपको दिखे तो उसमें ये लैक्ट नाम है, जरूर देख लेना। अगली बात करते हैं चीनी की। चीनी की बात करें तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? इसमें हमारा हो जाएगा सुक्रोज। और स्टीविया की बात करें तो प्राकृतिक स्वीटनर। तो ये जो हमारा हो जाएगा, ए में आपका फोर्थ आ जाएगा, बी में आपका फर्स्ट आ जाएगा, सी में आपका फिफ्थ आ जाएगा, डी में आपका 2 आ जाएगा और ई में आपका थर्ड आ जाएगा। तो ये आपका जो नीचे कूट दिया हुआ होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। मानवों में गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगुणसूत्रा उत्तरदायी है? हीमोफिलिया के लिए, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के लिए, डाउन सिंड्रोम के लिए और टर्नर सिंड्रोम के लिए। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड है, डाउन सिंड्रोम। 21 गुणसूत्र 21 की त्रिगुणता मिलती है तो वो होता है आपका डाउन सिंड्रोम। मनुष्य में 23 जुड़े गुणसूत्र होते हैं और एक त्रिगुणसूत्रता वह गुणसूत्रीय स्थिति होती है जो एक अलग से आपका जो गुणसूत्र है उसकी विशिष्टता है वो बन जाती है। जैसे डाउन सिंड्रोम हो गए, एडवर्ड सिंड्रोम हो गए, पटाऊ सिंड्रोम हो गए, इनकी त्रिगुणसूत्रता के सबसे सामान्य रूप होते हैं। आपसे डाउन सिंड्रोम पूछ लिया जाता है और कई बार पटाऊ सिंड्रोम भी पूछ लिया जाता है, पटाऊ सिंड्रोम। तो डाउन का तो हमने देख लिया कि क्या होता है, 21वें गुणसूत्र में जो त्रिगुणसूत्रता होती है तो उसके लिए उत्तरदायी होता है। पटाऊ सिंड्रोम के लिए आपको पूछ ले तो 13वां गुणसूत्र। तो आप दोनों को इसको अच्छे से याद रखना। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आलंबन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड सूचकांक, कार्बन पद चिन्ह, कार्बन पृथक्करण और कार्बन अवशोषण। राइट आंसर ऑप्शन 2, कार्बन पद चिन्ह बोलते हैं। अगला क्वेश्चन। अम्ल वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण प्रदूषक है वो उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और ओजोन व कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर ऑप्शन है थर्ड, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, जिससे आपके नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक अम्ल है ये उसे उत्पन्न होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। गैर वन क्षेत्र में विकसित किए गए निम्नलिखित में से कौन से पादप को भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की परिभाषा से विलोपित किया गया है? उस टाइम ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो इसमें पाम,
सरकंडा, बांस और केला। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड है बांस। लेकिन अभी जब ये क्वेश्चन पुटअप किया जाता है तो इस प्रकार दिया जाता है, आपको 4 ऑप्शन दे देते हैं। ऊपर पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन है वो वृक्षों की श्रेणी में नहीं आता, या फिर ऐसे पूछ लिया जाता है इनमें से कौन है वो घास की श्रेणी में आता है। तो अब बांस है, बांस को घास माना जाता है ना कि वृक्ष। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। डीएनए फिंगरप्रिंट का आधार है द्विरंजुक, मूल अनुक्रम की त्रुटियां, डीएनए प्रतिकृति और डीएनए बहुरूपता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ है डीएनए बहुरूपता। डीएनए फिंगरप्रिंट का आधार क्या है? डीएनए बहुरूपता। तो डीएनए बहुरूपता है, ये एक वंशागत उत्परिवर्तन है। वंशागत उत्परिवर्तन, इसमें क्या होता है, किसी जनसंख्या में उच्च आवृत्ति पर होते हैं ये, और ये उत्परिवर्तन है वो जनसंख्या के परिवर्तनशीलता या बहुरूपता का आधार होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ। आगे बढ़े, अपना अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है डुमाड़ा अजमेर में, मंडोर जोधपुर में, बिछवाल बीकानेर में, दुर्गापुरा जयपुर में। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट डुमाड़ा अजमेर में। अब हमें पता है कि राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर में स्थित है, लेकिन ये अगर सीधा ऑप्शन ये अजमेर वाला दे देते तो हमारा राइट हो जाता, बिल्कुल से बिना सोचे समझे हम कर देते। लेकिन जब ये हमें जिलों के नाम ना देकर सिर्फ स्थान देते, डुमाड़ा, मंडोर, बिछवाल, दुर्गापुरा, तब हम कंफ्यूज होते। तो हमारा राइट आंसर है, हमें सारा याद रखना है डुमाड़ा तबीजी अजमेर में। अगर आपसे पूछ ले कि जो राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र है उसकी स्थापना वर्ष आपसे पूछ ले, स्थापना वर्ष, तो इसकी स्थापना हुई थी 2000 में। स्थापना हुई थी 2000 में। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। आगे बढ़े, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो कंपोस्ट के संदर्भ में सही नहीं है? इसमें जैव निम्नीकरण कचरे का अपघटन गड्ढे में होता है, इसमें कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं, गड्ढे में अवशिष्ट पदार्थों की निम्नीकरण प्रक्रिया को केंद्र में धीमा कर देते हैं, और निम्नीकरण होने वाले पदार्थों में कृषि अपशिष्ट पदार्थ जैसे पशुओं का मलमूत्र, सब्जियों के अपशिष्ट आदि होती हैं। तो इसमें हमें सही नहीं यानी जो गलत असंगत दिया हुआ है वो बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड होगा, गड्ढे में अपशिष्ट पदार्थों की निम्नीकरण प्रक्रिया को केंद्र में धीमा नहीं करते, तेज करते हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है थर्ड हो जाएगा। आगे बढ़े, राजस्थान में सौर वेधशाला स्थित है, और ये क्वेश्चन है वो 3-4 बार है आपके एग्जाम में है वो आ चुका है। जयपुर में, उदयपुर में, कोटा में और अजमेर में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 उदयपुर में। उदयपुर में जो सौर वेधशाला है, उदयपुर राजस्थान की जो फतेह सागर झील है, फतेह सागर झील है उसके एक द्वीप में स्थित है। इस वेधशाला को है जो आपकी दक्षिण कैलिफोर्निया है, दक्षिण कैलिफोर्निया की जो बिग बियर झील है उसमें स्थित जो सौर वेधशाला है उसकी तर्ज पर बनाया गया है। और उसकी तर्ज पर किसके, आपको बोल दे कि किसकी देखरेख में बनाया है तो आप बताना, डॉक्टर अरविंद भटनागर, डॉक्टर अरविंद भटनागर। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि ये कहाँ पर है, फतेह सागर झील है उसमें एक द्वीप में स्थित है, और ये जो वेधशाला है वो जो दक्षिण कैलिफोर्निया है उसकी बिग बेयर झील, आपसे अगर सीधा ही झील का नाम पूछ ले तो बिग बेयर झील, बिग बेयर झील है उसमें स्थित जो सौर वेधशाला है उसकी तर्ज पे बनाया गया है, और डॉक्टर अरविंद भटनागर की देखरेख में बनाया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, अपना अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन है वो आपके रखे हैं आपके रीजनिंग के, जिसमें आपको परिकल्पनाओं संबंधित क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। इस प्रश्न में एक कथन के साथ 2 परिकल्पनाएं दी गई हैं। कथन दिया हुआ है कि यद्यपि वह मोटा है फिर भी वह तेज दौड़ता है। परिकल्पनाएं क्या है कि मोटे व्यक्तियों की मांसपेशियां कमजोर होती हैं और मोटे व्यक्ति सामान्यतः तेज दौड़ नहीं सकते। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा उत्तर है वो सही है। केवल फर्स्ट कथन अंतर्निहित है, केवल सेकंड कथन अंतर्निहित है, दोनों फर्स्ट और कथन दोनों जो फर्स्ट और सेकंड है दोनों सही है, या फिर ना तो फर्स्ट अंतर्निहित है और ना ही सेकंड अंतर्निहित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है
2 कि मोटे व्यक्ति सामान्यतः तेज दौड़ नहीं सकते। ये जरूरी नहीं है कि मोटे व्यक्तियों की मांसपेशियां वो कमजोर होती हैं, लेकिन वो सामान्यतः वो तेज नहीं दौड़ सकते। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। आगे बढ़े, निम्न पर विचार कीजिए। प्रतियोगी परीक्षाओं के बजाय क्या पूर्व अकादमिक उपलब्धियों के आधार पर सरकारी नौकरियों में भर्ती होने चाहिए? परिकल्पना है कि हाँ, यह उन अभ्यर्थियों के लिए लाभप्रद है जो प्रतियोगी परीक्षाओं का व्यय सहन करने में असमर्थ हैं। नहीं, भर्तियों का आधार पूर्व अकादमिक उपलब्धियों को नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि विश्वविद्यालयों के मूल्यांकन में एक समानता नहीं है। इसमें हमें बताना है कि कौन सा सही तर्क है वो मजबूत है और कौन सा है वो मजबूत नहीं है। तो इसमें हम देख के अच्छे से बता सकते हैं कि इसका राइट 2 होगा कि इसको आधार नहीं बनाया जा सकते हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय का जो मूल्यांकन होता है वो सारों के एक समान नहीं होते, सभी के अलग अलग ही होते हैं। तो ये चीज़ है, ये इसमें हमें इस तर्क को मजबूत बता सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। इस साइड राजवंश दे रखे हैं और इस साइड है उनकी राजधानी दे रखी है, और हमें इनका सही मिलान करना है, और मिलान करके नीचे कूट दिया हुआ है उसमें राइट क्लिक करना है। सबसे पहले हम बात करें शुंग राजवंश की, तो शुंग राजवंश की जो राजधानी है वो रही है पाटलिपुत्र। तो आपके ए में आ जाएगा 4th। सातवाहन की बात करें तो सातवाहन की रही है पैठन, तो यानी बी में आपका आ जाएगा 3rd। कदम राजवंश की बात करें तो कदम राजवंश की बनवासी राजधानी रही है, यानी सी में आपका 2 आ जाएगा। चंदेल राजवंश की राजधानी महोबा रही है, तो आपके डी में क्या आ जाएगा, डी में आपका 1st आ जाएगा। तो ये जो नीचे कूट दिया हुआ होगा वो ये हमारा सही सुमेलित होगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। मंदिर स्थापत्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन है वो सत्य है? स्वतंत्रता आधार यानी चूना पत्थर के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल में माना जाता है। लाड़खा जो कि एक प्रारंभिक मंदिर है, बादामी के चालुक्यों से संबंध है। खजुराहो के मंदिरों में मंदिर के समस्त खंड आंतरिक और बाह्य रूप से जुड़े हुए हैं। कांची का कैलाशनाथ मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर है। इसमें से हमें सही उत्तर चुनना है कि कौन कौन से सही है। तो राइट की बात करें तो आपका फर्स्ट बिल्कुल सही है कि चूना पत्थर के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल में माना जाता है, बिल्कुल सही। लाड़खा जो कि प्रारंभिक मंदिर है बादामी के चालुक्य से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही है। और खजुराहो के मंदिरों में मंदिरों के समस्त खंड आंतरिक और बाह्य रूप से जुड़े हुए, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन आपका द है वो गल दिया हुआ है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, ब और स। ए, ब और स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4th। ए, ब और स बिल्कुल सही है। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम चुनिए। लखनऊ समझौता, स्वराज दल की स्थापना, जलियांवाला हत्याकांड, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु। तो इसमें हमें जिनका क्रम से है इनको चुनना है और क्रम से बताना है कि सबसे पहले कौन सा हुआ फिर कौन सा हुआ, यानी इसका हमें सही क्रम बताना है। और आपके जो ये समझौते हुए कांग्रेस के जो समझौते हुए हैं या फिर समझौतों के साथ इनके जो अधिवेशन हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम टू दी सक्सेस सीरीज में भी एक टॉपिक इस पर जरूर लेके आएंगे, जिससे हम जितने भी इसके कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं, ये समझौते वगैरह हुए हैं, वो उसमें कवर हो जाए। इसकी बात करें तो सबसे पहले आता है आपका लखनऊ समझौता। सबसे पहले लखनऊ समझौता, उसके बाद में आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसके बाद आता है आपका तिलक की मृत्यु, तिलक की मृत्यु। और उसके बाद आता है स्वराज दल की स्थापना, स्वराज दल की स्थापना। तो ये क्रम हमें देखना है। तो इसमें सबसे पहले ए आ जाएगा, उसके बाद में आपका स, उसके बाद में आपका द और उसके बाद में ब। तो ए, स, ए और स है, द और ब। आपका राइट आंसर ऑप्शन 3rd हो जाएगा। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है वो सुमेलित नहीं है? संस्था दे रखी है और इस साइड इनके प्रवर्तक दे रखे हैं। हमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की बात करें तो जी.के. गोखले। सोशल सर्विस लीग की बात करें तो इसका आ जाएगा आपका N.M. जोशी। सेवा समिति की बात करें तो सेवा समिति क्या आ जाएगा H.N.A. कुंजरू।
और सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन है श्री राम वाजपेयी, ये चौथा है आपका, गल दिया हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है फोर्थ हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था। अब ये क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको जो प्रमुख क्रांतिकारी बताए थे उसी में बताए थे, और जो आपका जो 2018 है, 2018 के क्वेश्चन जो पेपर हुआ था उसमें इसी से 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2021 में भी इससे क्वेश्चन पूछा था, 2016 में भी इससे क्वेश्चन पूछा था, 18 में भी पूछा था। अब आप बता सकते हैं कि जो हार्डिंग बम कांड है उसमें कौन शामिल नहीं था। मास्टर अमीरचंद, भगवती चरण वोहरा, भाई बाल मुकुंद और अवध बिहारी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 2, भगवती चरण वोहरा है वो इसमें शामिल नहीं थे। हार्डिंग बम कांड है, इस मामले में जो क्रांतिकारी मास्टर अमीरचंद था, बाल मुकुंद था, अवध बिहारी था, इनको है वो कब फांसी दी गई थी, उनको दी गई थी 8 मई 1915 को, और दिल्ली में, ये भी आप याद रखना। और इसके साथ और कौन थे, मास्टर अमीरचंद, बाल मुकुंद, अवध बिहारी, एक और थे बसंत कुमार, इसमें कौन थे, बसंत कुमार। इनको है वो अगले दिन है वो इनको जो अंबाला सेंट्रल जेल है उनमें फांसी दी गई थी। तो अगर आपसे पूछ ले कि हार्डिंग बम कांड में किनको कब कब फांसी दी गई थी, तो इन तीनों को तो है वो 8 मई 1915 को दिल्ली में फांसी दी गई थी, और जो बसंत कुमार है इनको अंबाला जेल में है, अंबाला जो सेंट्रल जेल है उसमें फांसी दी गई। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो ऑप्शन है 2 हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौते में किसने मध्यस्थ की भूमिका अदा की। मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, एनी बेसेंट और चिंतामणि। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन 2, तेज बहादुर सप्रू। उन्होंने गांधी इरविन समझौते में मध्यस्थ की भूमिका अदा की थी। गांधी जी ने सबसे पहले 19 फरवरी 1931 को इरविन से मिले थे ये, फिर बाद में 15 दिन की जो वार्ता चली थी उसके फलस्वरूप 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ। इस समझौते में कांग्रेस की स्थिति को सरकार के बराबर कर दिया गया था, और गांधी इरविन समझौते में जो तेज बहादुर सप्रू है इन्होंने मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। तो आपको ये 2 डेटें याद रखनी है, और आपको याद रखना है कि मध्यस्थ कौन थे, तेज बहादुर। राइट आंसर ऑप्शन 2। ये मैंने आपको 2018 जो प्री आरएस था उसके आपको मैंने 150 क्वेश्चन से करवा दिए, जिसमें से मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन है मैंने वो आपको नहीं करवाए। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छी लगी तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। चलिए मिलते हैं कल आर्थिक समीक्षा के टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।